बाहर निकालो इसे इस गांव से। अरे हमने कहा अपनी बहू को इस गांव से बेदखल कर दो। विधवा होने के बाद भी ये माँ कैसे बन गई? गांव वाले किसी घर के बाहर धरना दे रहे थे। तभी उस घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत अपनी विधवा बहू के साथ बाहर निकली। विधवा बहू के हाथ में नवजात बच्चा था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों हमें जीने नहीं देते? देखो बहन, हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तुम्हारी बहू से है। अरे आखिर विधवा होने के बाद इसने बच्चे को जन्म कैसे दिया? पता नहीं कहाँ से मुंह काला करा के इस गांव में रह रही है। बिल्कुल सही बात है। अरे इस औरत को बिरादरी से बेदखल कर देना चाहिए। सासू माँ, मैं अपने बच्चे को लेकर इस गांव से चली जाती हूँ, वरना ये लोग आपको भी नहीं रहने देंगे। बहू, तू सच सच बता दे, ये किसका पाप लेकर घूम रही है तू? सासू माँ, मैं सच नहीं बता सकती, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गांव वालों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं सब कुछ पता कर लूंगी। अगर सच में मेरी बहू ने पाप किया होगा तो इसे मैं खुद अपने हाथों से कड़ी सजा दूंगी। फिर बिरादरी से और इस गांव से हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगी। बहन जी, आप इस घर में अकेली रह गई हैं और हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन 2 दिन से तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो गांव वालों, 2 दिन बाद आते हैं। सास अपनी बहू को लेकर घर के अंदर चली गई। अब उसकी सास दिन रात उसे ताने मारा करती थी। एक रोज सरला ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, थोड़ी देर बच्चे को पकड़ लीजिए, मैं कपड़े धो लेती हूँ। खबरदार, जो इस बच्चे को मेरी गोद में रखा तो इसे तो मैं छूना भी नहीं चाहती। सरला बेचारी रोती हुई बाथरूम में गई। उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांध दिया और कपड़े धोने लगी। विनोद जी, आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। 2 दिन बाद घर के बाहर एक बार फिर से गांव वालों के साथ एक ब्राह्मण भी आ गए। गांव वालों, मैं कुछ महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गया तो तुम लोगों ने एक पापी को पनाह दे दी। गजोधर, इस औरत को और इस बच्चे को अभी इस गांव से बेदखल करो, धक्के मार के। जी पंडित जी। गजोधर ने सरला का हाथ पकड़ा और घर के बाहर घसीट कर ले आया। छोड़ दो मुझे, मैंने कोई पाप नहीं किया। सासू माँ, मुझे बचा लो, मैं अकेले इस बच्चे को लेकर कहाँ भटकूंगी। गांव वालों ने सरला और उसके बच्चे को गांव के बाहर बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ दिया और वहाँ से वापस आ गए। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। कल तक इन दोनों पापों को सारे जानवर मिलकर खुद ही मिटा देंगे। सरला के साथ ऐसा हुआ क्या था कि उसे ये दिन देखना पड़ा? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सरला बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। एक रोज उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। गांव के एक पंडित जी उन्हें देखने आए। पंडित जी, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। इससे पहले मैं अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती हूँ, वरना बेचारी मेरे जाने के बाद किसके सहारे रहेगी। माँ, ऐसा मत बोलिए, जिंदगी भर मैंने दुख ही दुख देखा है। बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वो तो बस तुम्हारा घर बसता देखना चाहती है। लेकिन बहन जी, आप तो जानती हैं कि इसमें एक रुकावट है। कैसी रुकावट पंडित जी? अरे आपको तो पता ही है कि आपकी बेटी मांगलिक है। भला एक मांगलिक लड़की से कौन लड़का शादी करेगा? अरे शादी होते ही आपकी बेटी विधवा हो सकती है। पंडित जी, लगता है मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं। ऐसा कीजिए, कोई ऐसी जड़ी बूटी लाकर हमें दे दीजिए जिसे खाकर हम दोनों माँ बेटी भगवान के पास चले जाएं। उसकी बातें सुनकर पंडित जी को उन पर दया आ गई। ऐसी बातें क्यों बोलती हो बेटी? मैं भला किस दिन काम आऊंगा? तुम अपनी कुंडली मुझे दे दो, मैं एक पैर में खड़ा होकर एक यज्ञ करूंगा जिससे तुम्हारी कुंडली में बदलाव आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी सरला की कुंडली लेकर अपनी कुटिया चले आए। कुंडली उन्होंने सामने रखी और हे भगवान, आज मैं पहली बार पाप करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरी मजबूरी है। मैं सरला की कुंडली में फेर बदल करने वाला हूँ ताकि किसी तरह उसकी शादी हो जाए। उसके बाद आप संभाल लेना प्रभु। पंडित जी ने उसकी कुंडली में अपने हाथों से फेर बदल कर दिए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में विनोद नाम का लड़का रहता है। उसकी भी बेचारी अकेली माँ है, सीधा साधा भी है। उसकी शादी मैं सरला से करा देता हूँ। ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पंडित जी ने कुंडली बदल कर सरला को दे दी। कुछ दिनों बाद वो विनोद और उसकी माँ को लेकर सरला को देखने आए। दोनों ही परिवार गरीब थे। बहन जी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है अपनी बेटी के अलावा। अरे नहीं बहन जी, हमें दहेज नहीं चाहिए। हम भी बहुत साधारण परिवार से हैं। मेरा भी इकलौता बेटा है।
आपकी तरह मैं भी सोच रही हूँ कि अपने जीते जी इसकी शादी कर दूं। आपकी बेटी हमें पसंद है। तो इस तरह सरला और विनोद की शादी तय हो गई। कुछ ही दिनों बाद साधारण तरीके से दोनों की शादी हो गई, लेकिन विदाई के बाद जैसे ही सरला अपने ससुराल पहुंची, पीछे पीछे पंडित जी भी आ गए। अब विनोद बेटा, सरला बेटा, मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। आज तुम दोनों की सुहागरात नहीं होगी। विनोद बेटा, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हें रात भर भगवान शिव का ध्यान करना होगा। मैं तुम्हें सिद्ध किया हुआ एक मंत्र दूंगा, बस वही मंत्र रात भर दोहराते रहना। तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगे, वरना हो सकता है जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहो। लेकिन पंडित जी, ये साधना तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सरला की सास आ गई। बच्चों, अगर पंडित जी कुछ कह रहे तो सोच समझ कर कह रहे होंगे। वैसे भी हमारी जिंदगी गरीबी में बीत रही है, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है पंडित जी, आप मुझे मंत्र दे दीजिए, मैं आज शाम को ही निकल जाता हूँ। पंडित जी ने विनोद को मंत्र दिया और वहाँ से निकल गए, लेकिन रास्ते में। माफ करना विनोद बेटा, ये साधना मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम घबरा जाते। हो सकता है ये साधना करने से तुम बच जाओ। यही सब सोचते सोचते पंडित जी चले गए। रात में विनोद जंगल के लिए निकल तो गया, लेकिन पीछे के रास्ते से चुपके से कमरे में पहुंच गया। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है और मैं बिना सुहागरात मनाए ही तपस्या करने वहां पहुंच जाऊं। अरे मेरा मन नहीं कर रहा था। पहले सुहागरात मना लेते हैं, फिर मैं साधना के लिए निकल जाऊंगा। तब मेरा साधना में मन भी लगेगा। और वैसे भी गरीबी में रहने की तो मेरी आदत हो ही गई है। लेकिन तुम्हें मेरी कसम है, इस बारे में कभी किसी को मत बताना। अब आपने कसम दे दी है तो मैं क्यों बताऊंगी। विनोद ने सुहागरात मनाई और आधी रात को वो जंगल में साधना करने निकल गया। लेकिन 2 दिन बीत गए, वो घर वापस ही नहीं आए। तब उसकी माँ सरला गांव वालों को लेकर उसी जंगल में पहुंच गई। वहां उसे किसी का मृत शरीर मिला, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बहन जी, लगता है यही आपका बेटा है। जानवरों ने इनका शिकार कर दिया, इसीलिए चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। पर ये कपड़े तो आप पहचानती हैं ना? हाँ, ये कपड़े तो मेरे बेटे के ही है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हम गरीबी में ही रह लेते। भगवान, मेरा बेटा तूने मुझसे छीन लिया। खैर, लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया और घर वापस आ गए। 1 महीने बाद सरला को पता चला कि वो गर्भवती है, लेकिन वो सुहागरात वाली बात किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पति ने कसम दे रखी थी। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई और सरला उसी जंगल में पहुंच गई। गांव वालों ने तो मुझे उसी जंगल में लाकर छोड़ दिया जिस जंगल में मेरे पति चल बसे थे। जंगली जानवरों, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, उसी तरह मुझे और मेरे बच्चे को भी छीन लो। उसने इतना बोला ही था कि तभी एक शेर ने उसे दौड़ा लिया। सरला अपने बच्चे को लेकर भागने लगी। भागते भागते जंगल के दूसरी तरफ निकल गई, जहाँ पर एक नदी थी। नदी में तैरकर वो दूसरी तरफ निकल गई, जहाँ पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अगर मुझे अपने बच्चे की परवाह न होती तो मैं वहां से नहीं भागती, लेकिन ये मैं कहाँ गई? झोपड़ी में जाकर देखती हूँ। अरे, कोई है? झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। सरला ने सारी बात उन्हें बता दी। बिटिया, मैं एक वैद्य हूँ। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, अंदर आ जाओ। जैसे ही सरला झोपड़ी के अंदर आई तो देखा वहां पर विनोद बेहोशी की हालत में लेटा था। सरला उसे देखकर खुश भी हुई और हैरान भी। विनोद जी, बाबा, ये तो मेरे पति हैं, ये आपको कहाँ मिले? ऊपर वाले, तेरी लीला भी अपरंपार है। बेटी, ये मुझे 10 महीने पहले घायल अवस्था में नदी के किनारे मिले थे। मैंने इनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं है। वैद्य जी ने विनोद के चेहरे पर पानी डाला, जिससे उसे होश आ गया। लेकिन जैसे ही उसने सरला को देखा, उसे सब कुछ याद आ गया। सरला, तुम यहाँ? ये हमारा बच्चा है? बाबा, मुझे सब याद आ गया। लेकिन आप तो मुझे सब कुछ बताइए, आपके साथ हुआ क्या? उस रात जब मैं मंत्र जाप कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। वो ठंड से ठिठुर रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। तभी वहां पर कुछ जंगली जानवर आ गए, जिन्होंने उस पर हमला कर दिया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। भागते भागते मैं बेहोश होकर नदी में गिर गया। और शाम को मुझे ये बेहोशी वाली हालत में नदी के किनारे मिले। मैंने इनका इलाज किया, पर ये अपनी यादाश्त खो बैठे थे। जानवरों ने इन पर भी हमला कर दिया था शायद। विनोद ने बाबा को धन्यवाद अदा किया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर वापस आ गया। विनोद ने सारी बात अपनी माँ और गांव वालों को बताई। बहू, मुझे माफ कर देना।
मुझे नहीं पता था कि तूने कसम की वजह से सच नहीं बताया था। हम सबको भी माफ कर देना बेटी। उस दिन के बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। बहू, 10 साल हो गए तेरी शादी के और अभी तक तेरी एक भी संतान नहीं हुई। समझ में नहीं आता इस घर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? ऊपर वाला मुझे संतान नहीं दे रहा है तो क्या मैं ऊपर वालों को और ऊपर पहुंचा दूं? भाभी, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तभी वहां पर उसका पति राकेश और देवर विनोद आ गया। विनोद को देखकर लोगों की कुछ उम्मीदें जाग गई। विनोद बेटा, जल्दी से मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। कम से कम जीते जी इस घर का चिराग तो देख लूं। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा था ये बुढ़िया राकेश जी की दूसरी शादी करवा देगी। तभी वहां पर उसका ससुर आ गया। क्या बात है? विनोद की शादी की बात चल रही है और मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अभी कोई शादी की तैयारी नहीं हो रही है बुढ़ऊ। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने बता दिया। चिंता मत करो, मेरी नजर में विनोद के लिए एक बहुत ही सुंदर संस्कारी लड़की है। कुछ ही दिनों में विनोद की शादी ममता नाम की एक बहुत ही सीधी सादी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की के साथ हो गई। जैसे वो ससुराल आई, इतने बड़े परिवार के लिए अकेले ही खाना बनाने लगी। अरे छोटी भाभी, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर और रुक जाओ ननद जी, खाना बिल्कुल तैयार होने वाला है। ममता ने खाना बना दिया और सभी को खाना बहुत पसंद आया। लेकिन पूरे परिवार की उम्मीदें सिर्फ अब ममता के ऊपर ही टिकी थी। कुछ ही महीनों बाद अचानक ममता को उल्टी होने लगी। बधाई हो, बधाई हो, पूरे परिवार को बधाई हो। हमारी छोटी बहू माँ बनने वाली है। अरे एक बार कम से कम डॉक्टर से चेकअप तो करवा लो। ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले से ही खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जेठानी अपनी देवरानी से जलने लगी थी। खैर, विनोद उसे अस्पताल ले गया और खुशखबरी लेकर वापस लौटा। माँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ममता माँ बनने वाली है। क्या बात है? जो खुशी हमें हमारी बड़ी बहू नहीं दे पाई, वो खुशी छोटी बहू इतनी जल्दी देने वाली है। पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दो, सबको निमंत्रण दे दो। उसकी सास ने पूरे गांव को भोजन कराया, खूब खर्चा किया। 9 महीने बाद ममता की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 बेटियां एक साथ पैदा हो गई। ये देखकर पूरा घर हैरान रह गया। पड़ गई तुम लोगों के दिल को ठंडक। ममता ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म तो दे दिया, लेकिन सबकी सब लड़कियां हैं। तो क्या हो गया भाभी? आपने तो 10 सालों में एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, न ही लड़के को और न ही लड़की को। चुप कर बहू, मैंने दूसरों से कर्जा लेकर इतना पैसा खर्चा किया, लोगों को पार्टी दी और तूने 5 लड़कियों को पैदा कर दिया। कौन खर्चा उठाएगा 5 लड़कियों का? माँ बिल्कुल सही कह रही है। आजकल पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी हो गई है, ऊपर से दहेज। पहले के जमाने में तो रेडियो देकर शादी हो जाती थी। आजकल तो बिना कार के नीचे कोई बात ही नहीं करता। 5 कार कहाँ से लाऊंगा मैं? ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। हर कोई ममता को ताने मारता था और सारा काम उससे अकेले ही करवाया जाता था। इतनी रात हो गई और अभी तक खाना नहीं बना पाई ममता। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। सास किचन में गई तो देखा ममता ने अपने 5 बच्चियों को पीठ पर कपड़े से बांध रखा था। एक साथ 5-5 बच्चियां पैदा करने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, इस घर में इतने सारे लोग हैं, कोई मेरी बच्चियों को गोद में नहीं लेता। मैं तो अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकती ना। मुझे अपनी बच्चियों को और इस घर को एक साथ संभालना होगा। तेरी बच्चियां हैं तो तू ही संभाल और ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी से खाना बना। खैर, किसी तरह अपनी बच्चियों को संभालते हुए उसने खाना बनाया और सभी को खाना परोस दिया। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली गई और उनके साथ खेलने लगी। घर के बाहर विनोद अपने बड़े भाई के साथ बातें कर रहा था। विनोद, तू चिंता मत कर, एक कोशिश और कर ले। हो सकता है इस बार लड़का पैदा हो जाए। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो ये भी करके देख लेता हूँ। कुछ ही महीनों बाद ममता एक बार फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन इस बार उस घर में कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ। पिछली बार मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। अगर लड़का पैदा हुआ तो ही खुशियां मनाएंगे, वरना मातम मनाया जाएगा इस घर में। खैर, 9 महीने बाद उसने एक बार फिर से एक साथ 5 लड़कियों को ही जन्म दे दिया। ये देखो, 5 पाप फिर से बाहर निकाल दिए इस औरत ने। हमने क्या सोचकर विनोद की शादी की थी और क्या हो गया? बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई है ये तो। और ऐसी मशीन जो सिर्फ लड़कियों को ही पैदा कर सकती है, लड़कों को नहीं। आप लोग किस जमाने में जी रहे हैं? पिछली बार भी मैं अपने बच्चों के खिलाफ आपकी बातें सुनती रही थी, फिर से आप मेरे बच्चों के खिलाफ बातें करने लगे। सासू माँ, आप भी तो एक लड़की हैं। जेठानी जी, तुम भी तो एक औरत हो, फिर मेरी बच्चियों से नफरत क्यों? लड़कियों से कोई नफरत नहीं करता, लड़कियों के बोझ से लोग डरते हैं। अब बताओ, 10 लड़कियों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? अरे करोड़ों रुपए पढ़ाई में लग जाएंगे, फिर करोड़ों रुपए शादी में लग जाएंगे।
पूरा घर भी बेच दूंगा ना तो भी मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अकेले ही कर लूंगी, और इतने गंदे माहौल में मैं अपनी बच्चियों को पालूंगी भी नहीं। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। हाँ हाँ बहू, ये तूने बहुत सही फैसला किया। तू इस घर से निकल जा, वरना तेरी 10 बच्चियों का चेहरा हम देखेंगे तो हमारा दिमाग खराब होता रहेगा। बेचारी ममता ने अपनी 5 बच्चियों को पीठ के पीछे कपड़े से बांध लिया और बाकी की 5 बेटियों को आगे अपनी गोद में ले लिया और पैदल ही घर छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर पहुंच गई। यहीं खेतों के किनारे अपनी साड़ियों से एक बड़ा सा तंबू बना लेती हूँ। ये सरकारी जगह है, कोई रोकेगा टोकेगा भी नहीं। ममता ने वहीं खेतों के किनारे एक तंबू बना लिया और अपनी बच्चियों को दूध पिलाने लगी। अगली सुबह वो आसपास के घरों में गई और लोगों के घरों में खाना बनाने का, साफ सफाई का काम करने लगी। चलो ये अच्छा हुआ कि मुझे काम मिल गया। जल्दी से कुछ पैसे इकट्ठा करके खुद का काम डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को अकेले छोड़कर ज्यादा दिनों तक नहीं आ सकती। क्या मन में बड़बड़ा रही हो? जल्दी से काम खत्म करो, सफाई करने के बाद खाना भी तो बनाना है। जी मालकिन। कुछ महीनों तक वो दूसरों के घरों में काम करती रही, जिससे उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। उसकी बच्चियां भी अब धीरे धीरे चलने लगी थी। अब ऐसा करती हूँ, इसी तंबू के बाहर चाय समोसे की छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ, ताकि अपने बच्चों को छोड़कर मुझे जाना न पड़े। अगले दिन उसने अपने तंबू के बाहर फास्ट फूड की दुकान खोल ली। उस रोड से जो भी निकलता था समोसे और चाय पीकर ही जाता था। अब बच्चियां धीरे धीरे 5 साल की हो गईं और बोलने भी लगी थीं। मम्मी, आसपास के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें भी पढ़ाई करनी है। हाँ मेरी बच्चियों, चिंता मत करो, तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर मैं अच्छे मुकाम पर पहुंच जाऊंगी। फास्ट फूड का बिजनेस उसका अच्छा चलने ही लगा था। कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे, इसीलिए वो अगले ही दिन सिलाई मशीन लेकर आ गई। अब वो लोगों के घरों में ऑर्डर ले लेकर लोगों के कपड़े डिजाइन करने लगी, जिससे वो खूब पैसे कमाने लगी। फिर उसने अपनी सभी बच्चियों का नाम स्कूल में लिखवा दिया। आज तुम लोगों का स्कूल में पहला दिन है, मन लगाकर पढ़ाई करना और अपनी माँ का नाम रोशन करना। चिंता ना करो मम्मी, हम लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करेंगे। सभी बेटियां स्कूल चली गईं और ममता सिलाई करने लगी। ये सिलाई वाला काम अच्छा है, ये काम मैं अपनी बच्चियों को अभी से सिखा दूंगी। तो इस तरह ममता अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ कपड़े डिजाइन करना भी सिखाने लगी। ममता की मेहनत की बदौलत उसकी बेटियां पढ़ लिख कर जवान हो गईं और कॉलेज की डिग्री भी हासिल कर ली। अब तक उन लोगों ने एक कच्चा मकान भी बनवा लिया था। माँ, अब हम लोग बड़े हो गए, हमें फैशन डिजाइनिंग भी आती है, ऑनलाइन भी हमने नए नए डिजाइन सीख लिए। ऐसा करते हैं, अपना खुद का एक बुटीक खोल लेते हैं और उसे ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, जिससे दूर दूर से भी हमारे पास ऑर्डर आने लगेंगे। क्या बात है मेरी बच्चियों, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। ऑनलाइन अगर हमारा बिजनेस जाएगा तो तुरंत ग्रो कर जाएगा। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने कच्चे मकान के अंदर ही एक बुटीक खोल लिया। उसकी बेटियों ने अपना बुटीक ऑनलाइन डाल दिया। इस तरह बहुत दूर दूर से उनके पास ऑर्डर आने लगे। पूरा घर कपड़ों से भरा रहता था। एक रोज एक बहुत बड़ा आदमी उनके घर आया। ममता जी, आपका बुटीक तो ऑनलाइन बहुत वायरल हो गया है। मेरी बहुत बड़ी फैशन कंपनी है, मैं आपको और आपकी बेटियों को अपनी कंपनी में इनवाइट करना चाहता हूँ। आप अपना खुद का बिजनेस चालू रखिए। मेरी कंपनी की तरफ से भी मैं आपको हर महीने कम से कम 50 लाख का ऑर्डर दूंगा। आपको घर बैठे ही तैयार करने हैं। क्या आपको मंजूर है? इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ पाकर ममता और उसकी 10 बेटियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सर, हम 11 लोग मिलकर 50 लाख का तो क्या, 1 करोड़ का भी ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। आप कल ही माल दे जाइए। थैंक यू सो मच। कल ही आकर मैं आप लोगों के साथ एग्रीमेंट भी कर लूंगा। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपना बंगला बनवा लिया। जब ममता के ससुराल वालों को सोशल मीडिया के जरिए ममता के बारे में पता चला तो सब भागते हुए ममता के बंगले पहुंच गए। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। मैंने अपनी बेटियों को बोझ समझा और आज देखो सब करोड़पति बन गई। चलो बेटियों, घर चलो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम लोगों को तो हम बोझ लगते थे ना। पता है हमारी माँ ने हमें कितनी परेशानियों में पाला है। जब तुम हमारा बोझ नहीं उठा पाए तो हम भी तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। पिताजी, निकल जाइए यहाँ से, वरना सिक्योरिटी से बोलकर धक्का मार कर निकालूंगी। मुंह लटकाकर ममता के ससुराल वाले चले गए। अब ममता अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।